नमस्कार। दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक ब्रेकिंग न्यूज में वो कार्यक्रम जो वहां पर देश और दुनिया की कई बड़ी खबरों से बाखबर करते हैं। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त सियासी घमासान शुरू हो गया है। देश सवाल पूछ रहा है कि मुंबई हमले गुनहगार आतंकी को लेकर किसके मन में प्यार जग गया। 1993 मुंबई ब्लास्ट में फांसी की सजा पाने वाले आतंकी याकूब मेनन की कब्र को कौन बनाना चाहता था मजार। यह विवाद खराब हुआ शुरू हुआ आपको बता दें वायरल हुई एक तस्वीर से, और तस्वीर में याकूब मेनन की कब्र पर लाइटिंग नजर आ रही है, साथ ही ग्रेनाइट के पत्थर से कब्र की घेराबंदी की गई है। तस्वीर सामने आते ही बीजेपी नेता ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। राम कदम के मुताबिक उद्धव सरकार के समय आतंकी की कब्र का गौरवगान हुआ। बहरहाल विवाद गरमाने के बाद मुंबई पुलिस ने लाइटिंग को हटा दिया है, लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मजार को फूलों से सजाया गया है, आसपास के इलाके में लाइटिंग लगा दी गई थी, और ये उस व्यक्ति की मजार है जिस पर 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोप लगे हैं, फांसी की सजा हुई थी, और उस सजा के बाद उसके कब्र पर ये फूल, ये लाइटिंग। दो तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले कच्चा निर्माण था और कच्चे निर्माण के बाद जरा देखिए आतंकी याकूब मेनन की कब्र पर नई मजार कैसे बना दी गई। दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आतंकी याकूब की कब्र पर कैसे मजार बनाई गई। रामदास ने ट्वीट किया है, और अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो पहले यहां पर कच्चा निर्माण था, मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर फूल पड़े हुए हैं, लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे तो उसे पक्का कर दिया गया है। कब्र पर रंगारंग रोशनी जो है वो लगा दी गई है, और इसी को लेकर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर वो कौन है जो आतंकी याकूब मेमन की कब्र को मजार बनाना चाहता था। वो कौन है जिसे 1993 मुंबई ब्लास्ट में फांसी की सजा पाने वाले आतंकी याकूब को हीरो बनाकर इस तरह से सजावट करवानी थी। रंगारंग रोशनी से जगमगाती ये तस्वीर किसी मजार की नहीं बल्कि 1993 मुंबई धमाके में फांसी की सजा पाने वाले आतंकी याकूब अब्दुल रज़ाक मेमन की कब्र की है। तस्वीरें देखिए। याकूब की कब्र का ग्रेनाइट पत्थर से सौंदर्यीकरण किया गया है। ग्रेनाइट पत्थर पर हरी रोशनी वाली लड़ी लगाई गई है। बीजेपी नेता रामदास कदम ने याकूब मेमन की कब्र की तस्वीर ट्वीट की तो हड़कंप मच गया। तस्वीरें देखिए। पहले सिर्फ कच्चा निर्माण था, अब पक्की करने की कोशिश दिख रही। पहले लाइटें नहीं थी, अब हरे रंग की लड़ी दिख रही है। सवाल है कि क्या एक आतंकी की कब्र को मजार बनाने की साजिश की गई। आखिर याकूब के कौन हमदर्द हैं जिन्होंने एक आतंकी की कब्र को सजाने की कोशिश की। आखिर देश के दुश्मन की कब्र में किसे गौरव नजर आया। बीजेपी नेता रामदास कदम ने सीधा निशाना महाराष्ट्र की पिछली उद्धव सरकार पर मढ़ दिया। इसी मुंबई शहर में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था। उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई, उसे मार्बल लगाया गया, चारों ओर से एलईडी लाइट लगाई गई, सिक्योरिटी रखी गई। हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान वो मुंबई में बमकांड कराए, याकूब मेमन उसका आरोपी है। उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तो उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे। बवाल शुरू हुआ तो मुंबई पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुंबई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आतंकी की कब्र से सारी सजावट को हटा दिया। देखिए, मुंबई पुलिस के 4 कर्मी आए थे और पूरी इलाके की जांच करके अब वो वापस चले गए हैं। कैमरे पे तो बात नहीं करी, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जो जानकारी दी है वो मैं दर्शकों के साथ साझा कर देना चाहता हूं। मुंबई पुलिस ने साफ तौर पे कहा है और ये माना भी है कि हाँ, याकूब मेमन की जो कब्र थी उसके आसपास मार्बल लगाए गए हैं। जो मार्बल लगाए गए उसमें एक पतली एलईडी की पट्टी भी लगाई गई है जो रात को चमकती है। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि ये जो मार्बल लगाए गए हैं ये 1-2 साल पहले नहीं बल्कि करीब 5-6 साल पहले लगाए गए थे। बीजेपी जब पिछली सरकार पर हमलावर हुई तो कांग्रेस भी एक्शन में आ गई। कांग्रेस ने इसके लिए सीधे सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। मार्बल लगाया गया, कहीं तक के दूर दूर तक के नजर नहीं आता, क्योंकि और भी कई मजारात आप लोगों ने देखे, और अगर बनना होती तो ये कई साल हो चुके इसको बुरियल करके, ये उसी वक्त बन सकती थी। 7 साल पहले याकूब मेमन को मुंबई ब्लास्ट केस में फांसी दी गई थी।
मरीन लाइंस रेलवे स्टेशन के सामने करीब 7 एकड़ में बने बड़ा कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया था। याकूब मेमन के कब्र के पास उसके 3 और रिश्तेदार की कब्र है। कब्र की देखरेख करने वाले तमाम आरोपों से इनकार कर रहे हैं। भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने याकूब मेमन की बॉडी उसके परिवारजनों को क्यों दी, उसकी मैयत, उसका फ्यूनरल बड़े पैमाने पर क्यों होने दिया, क्योंकि इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलता है। ये बीजेपी का पाप है। इस देश को धर्मांधता में धकेलने का काम जो है वो भाजपा ने किया है। बहरहाल पुलिस ने कब्र से सजावट हटा दी है, लेकिन लगता नहीं कि याकूब की कब्र से उठा सियासी घमासान अभी थमेगा। एजाज खान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज जुड़ रहे हैं। पंकज, वो कौन है जो याकूब मेनन को लेकर इस तरह से प्यार जिसके मन में उमड़ रहा है? ये नई लाइटिंग, नई यहां पर टाइल्स है या ये पुराना मामला है? अगर पुराना है तो फिर ये अभी क्यों उठा है? बहुतेरे सवाल हैं। जरा दर्शकों को बताइए इस खबर के बारे में। देखिए, राजनीतिक घमासान जो शुरू हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब मैं इस वक्त लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूं ग्राउंड जीरो से, जो बड़ा कब्रिस्तान है उसके सामने से ही। सबसे पहले दर्शकों को जानकारी दें, जो जामा मस्जिद ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट है वही करता धरता है। जो परमिशन दी जाती है वो जामा मस्जिद ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट की तरफ से ही दी जाती है। जो क्लैरिफिकेशन आए हैं वो मैं दर्शकों के साथ साझा करता हूं। सबसे पहले यहां ट्रस्ट के मेंबरान का कहना है कि कुछ साल पहले जो याकूब मेमन की कब्र है उसके आसपास काले रंग के टाइल्स लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद आसपास एक पेड़ था जो गिर गया था, जिससे सॉइल इरोजन का डर था, इसलिए वहां पर काले मार्बल को हटा के सफेद मार्बल लगा दिए गए। मार्बल किसने लगाए? याकूब मेमन के परिवार ने लगाए। मार्बल तो लगाए ही, साथ ही साथ एक एलईडी की छोटी पट्टी थी वो चारों तरफ लगा दी गई। ट्रस्ट का कहना है कि वहां पर सिर्फ याकूब मेमन की कब्र नहीं है, बाकी 14 लोग और हैं जिनकी वहां पर कब्र है। सिर्फ याकूब मेमन के परिवार वालों ने ही वहां पर मार्बल क्यों लगाए और वहां पर एलईडी क्यों लगाई? क्योंकि उसने पूरे इलाके के मेंटेनेंस का जिम्मा लिया हुआ है और सालाना इस ट्रस्ट को वो फीस देता है। अब बड़ी जो खबर आई है कि वो पिक्चर्स वायरल हो गई जिसमें दिखाया गया था कि बड़ी-बड़ी हैलोजन लाइट लगी हैं, जिसके आप बिना जानकारियां दे रहे हैं। अगर संभव हो सके कि वहां पर पंकज कर दिया गया है। अगर संभव हो सके तो कैमरा पर्सन से एक बार रिक्वेस्ट कीजिए कि वहां की थोड़ी तस्वीरें भी दिखा दे, ताकि हमारे दर्शकों को जो आप बता रहे हैं उसे समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, अगर संभव है तो। हाँ नहीं, अभी हाँ नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए हुआ क्या है, कुछ देर पहले यहाँ पर शोएब खातिब नाम के एक शख्स हैं जो कि चेयरमैन हैं इस ट्रस्ट के, और उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने बातचीत के बाद कहा है कि वो नहीं चाहते कि मीडिया कर्मी अंदर आए, इसलिए अब ये जो मुख्य दरवाजा है उसे बंद कर दिया गया है। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन महेश मोरे हैं। जितनी दूर तक वो दिखा सके, जो सीधे हाथ की तरफ से एक अंदर रास्ता जाता है वही उस तरफ जाता है जहां पर याकूब मेमन की कब्रगाह है। महत्वपूर्ण जानकारी ये है जो ट्रस्ट ने दी है कि कब्र को यहाँ पर उसमें कोई भी तब्दीली नहीं की गई है, यानी मजार में उसको तब्दील नहीं किया गया है। यहाँ पर ट्रस्ट का कहना है कि वो याकूब मेमन से बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि 1993 बॉम्ब धमाके के वो आरोपी हैं, इसलिए किसी भी तरह की सिंपैथी का तो सवाल ही नहीं उठता है। उनका ये भी कहना है, जो बड़ी बात है, कि जो लाइट्स की बात हो रही है जिसके ऊपर पूरी कंट्रोवर्सी हो गई है, उनका कहना है कि बड़ी रात यानी 19 मार्च के आसपास जो बड़ी रात थी उसके संदर्भ में पूरे कब्रिस्तान में इस तरीके की बड़ी बड़ी लाइट्स जलाई गई और लगाई भी गई थी, और उनको अब हटा दिया गया है। बड़ी रात के अलावा किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं है। लेकिन राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। आज 1 बजे बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बिल्कुल पंकज, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनाए रखिए। हम आपके पास आगे भी आएंगे, आपसे संवाद करेंगे, आपसे और सवाल जवाब करेंगे। लेकिन फिलहाल इस पूरे विवाद पर आज तक ने आपसे थोड़ी देर पहले अमरावती सांसद नवनीत राणा से बातचीत की। हम सुनवाते हैं। नवनीत जी, ये पूरा मामला प्रकाश में आप कह रही हैं, कब आया, कैसे आया, ये तो जांच का विषय है, इस पर आगे स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से अब लगातार वार पलटवार की स्थिति है, कांग्रेस को इसमें कूदने की क्या जरूरत थी? उन्हें इसमें बयानबाजी की क्या दिक्कत थी? क्योंकि महाविकास अघाड़ी में वो भी तो एक गठ थे उनके महाविकास अघाड़ी के, तो मुझे लगता है जिन्होंने किया वो पहले ही कूदेंगे। तो गिल्टी है वो, ये आप ये कह रही हैं गिल्टी है इसीलिए बोल रहे हैं? ये 100% है, क्योंकि उन्होंने हमारी विचारधाराओं के साथ खेलने का काम ये महाविकास अघाड़ी ने किया है। क्योंकि हमारी विचारधारा ऐसे लोगों को साथ नहीं दे सकती जो महाराष्ट्र में रहने वाले महाराष्ट्रियन लोगों को, और महाराष्ट्र में कोई भी जात धर्म के व्यक्ति हो उनके ऊपर अटैक करने के लिए, उनको मारने तक की साजिश जिस टेररिस्ट ने की, उनकी कब्र सजाने का काम
ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती और आगे इसका भी इन्वेस्टिगेशन हम करने जरूर लगाएंगे। और जिस वक्त ये आरोपी पकड़े जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन में पाएंगे, उनके साथ में याकूब मेमन जैसे व्यवहार उनके साथ भी होगा, ये निश्चिंत है। नवनीत जी, अब आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि परिवार ने कब्र सजाई, लेकिन इस पर सियासत गर्मा गई है। जहां बीजेपी ये कह रही है कि महाविकास अघाड़ी ने ये सब किया, उसको सजाया, वहां पूरी स्वतंत्रता दी एक आतंकी के कब्र पर, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हिंदू मुस्लिम करने का खेल है, ये बीजेपी वाले ही करते हैं और बाद में आरोप दूसरों पर मर देते हैं ताकि राजनीतिक माहौल बना पाए। सर, इसमें मैडम, इसमें हिंदू मुस्लिम करने का सब्जेक्ट तो ये महाविकास अघाड़ी ने किया है। आज जिनकी सत्ता है वो तो अयोध्या के लिए भी लड़े, वो राम भगवान के लिए भी लड़े, वो लोगों के सेफ्टी के लिए भी देश के लिए लड़ रहे हैं, आर्मी फोर्सेस को क्या जरूरत है उनके लिए भी लड़ रहे हैं। तो ये बीजेपी की सरकार जिससे काम कर रही है देश लेवल पे या राज्यों में, वो लोगों के हित के लिए काम कर रही है, ना कि राइट्स करने के लिए। महाविकास अघाड़ी में हमारे महाराष्ट्र में राइट्स क्यों है मैडम? वो महाविकास अघाड़ी ने करवाए हैं कि ये दोनों विचारधाराएं अलग की जाए और ये एक विचारधारा हमारे साथ आए और एक विचारधारा इनके साथ जाए। ये काम तो महाविकास अघाड़ी ने किए हैं। बीजेपी को, बीजेपी के लोगों को ये करने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। तो नवनीत राणा को आप सुन रहे थे और अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में वो कौन है जो माहौल को बिगाड़ने की साजिशें रच रहा है? कल लखनऊ के लेटे हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई। टीले वाली मस्जिद के पास लेटे हनुमान की प्रतिमा खंडित करने का आरोप लगा। उसके पास ही शनिदेव की मूर्ति को भी खंडित करने का आरोप लगा है। माहौल कहीं बिगड़ न जाए, इसे संभालने के लिए मंदिर के आसपास भारी पुलिस फोर्स की तैनाती हुई है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। किस जगह ये घटना हुई है वहां पर लखनऊ के उसे संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है। लेटे हुए हनुमान मंदिर, लखनऊ का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, वहां पर मूर्ति खंडन करने की बात आ रही है। इसके अलावा बगल में एक शनि मंदिर है, वहां पर भी कहा जा रहा है कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई साजिश है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि एहतियातन फिलहाल मंदिर परिसर के आसपास पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर लेटे हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है और टीले वाली मस्जिद के पास हनुमान प्रतिमा जो है उसे खंडित कर दिया गया है, ये कहा जा रहा है। तो लखनऊ का ये प्रसिद्ध मंदिर है और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमान जी की प्रतिमा जो है वो खंडित की गई है, दूसरी तरफ मंदिर के पास पुलिस फोर्स जो है उसे तैनात कर दिया गया है। बगल में एक शनि मंदिर है, वहां पर भी नुकसान पहुंचाने की बात कही जा रही है। ऐसे में क्या किसी ने जानबूझकर लखनऊ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है? कल यहाँ पर एक व्यक्ति रात में शाम को आता है और वो हनुमान जी की मूर्ति पर प्रहार करता है, हनुमान जी की मूर्ति खंडित करता है। बगल में शनिदेव भगवान का मंदिर है, मूर्ति है, उसको खंडित करता है। तो निश्चित रूप से उसने ये दुस्साहस किया है और मंदिर की मूर्ति को क्षति पहुंचाने का कार्य किया है। आस्था का केंद्र है ये मंदिर और हम सब हिंदुओं की भावना यहाँ से जुड़ी हुई है। ऐसा प्रहार निश्चित रूप से ऐसा लगता है मानो कि हम सब के हृदय पर आघात पहुँचा है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की इस समय की लोकप्रिय सरकार है श्रद्धेय योगी जी के नेतृत्व में, उसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े इसका कुत्सित प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि वह व्यक्ति एक दूसरे भेष में यहाँ आया और उसने आकर ये कार्य किया, जय श्री राम के नारे लगाते हुए आया और उसने ये कार्य किया है, निश्चित रूप से निंदनीय है। वहीं इस खबर पर हमने मंदिर प्रशासन, वहां के जो ट्रस्टी हैं उनसे बातचीत की है, वो बातचीत हम आपको सुनवाते हैं। उनका क्या सोचना है, क्या ये साजिश है या कुछ और है, सुनिए जरा। कल शाम को करीबन 7:30 बजे मेरे पास फोन आया कि इस प्रकार से एक घटना हुई है। तो मैं तत्काल यहां पर पहुंचा तो देखा कि एक युवक को लोगों ने रोक के पकड़ के रखा हुआ है। तो जब उससे मैंने यहाँ पे सब मूर्तियों का निरीक्षण किया तो देखा कि ये शनिदेव मूर्ति के पास एक गुम्मा भी पड़ा हुआ है जिससे उस मूर्ति को तोड़ा गया। उसके बाद मैंने देखा कपिध्वज स्वरूप जो प्रदेश के गौरव के रूप में यहाँ पर 108 फुट ऊंचा धर्मध्वज स्थापित किया गया है, जिसके ऊपर हमारे समस्त सनातनी बंधु लोग गर्व कर रहे हैं। उसी के नीचे जो हमारे हनुमान जी महाराज कपिध्वज स्वरूप में हैं, उनके हाथ में जो
ध्वज था उसको तोड़ के और पूरी मूर्ति को उठा के फेंकने की साजिश थी, परंतु लोगों ने यहाँ के उसको पकड़ लिया, जिस कारण वो पूरा मूर्ति को नहीं खंडित कर पाया, लेकिन मूर्ति के ध्वज को पूर्ण रूप से खंडित कर दिया। जब उससे पूछा गया तो उसने अपना नाम शिवम और शिवा बताया, तिलक लगाए जय श्री राम कहते हुए मंदिर में आया था वो। लेकिन तत्काल यहाँ पर स्थानीय पुलिस को जब सूचना दी गई तो स्थानीय पुलिस आई, तो जब उससे पुलिस ने पूछताछ किया तो उसने अपना नाम तौफीक अहमद बताया। गौर देने योग्य बात यह है कि अभी हाल में ही कुछ हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश को देश का ऐसा राज्य घोषित किया गया है जहां पर धार्मिक रूप से कोई भी दंगे नहीं हुए, और ये एक सुनियोजित साजिश है कि यहाँ की सरकार को बदनाम करने की, हमारे धार्मिक माहौल को बिगाड़ने की, कि ताकि हम सब लोग धर्म के रूप में फिर से लड़ें। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़ रहे हैं। आशीष, बड़ा सीधा सवाल है कि वो कौन है जो लखनऊ का अमन चैन बिगाड़ना चाहता है? इस घटना के पीछे कौन है? अब तक जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है वो संदिग्ध घटना कह सकते हैं कि साजिश बड़ी एक कह सकते हैं पीछे, क्योंकि जिस तरीके से वो व्यक्ति इस हनुमान मंदिर में घुसा था, उसने पहले अपना नाम शिवा बताया, एक नकली आधार कार्ड उसके पास था जो किसी हिंदू का आधार कार्ड था वो रखे हुए था, और यही नहीं, उसने साफ तौर से जय श्री राम के नारे भी लगाए। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रयास था अपने आप को पहले हिंदू साबित करने का, जिसके बाद जब वो मंदिर परिसर में घुसता है उसके बाद एक नहीं दो मूर्तियों को खंडित किया जाता है। इसमें एक शनिदेव की मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है। तो प्रयास साफ तौर से था, क्योंकि कल मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा था बुढ़वा मंगल का, हजारों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद थे, और इसके सामने ही एक मस्जिद है, वहां पर उर्स चल रही थी, यानी कि दो समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। ऐसे में इस बड़ी साजिश को लेकर कहीं ना कहीं एक अंदेशा था इसको बड़ा अंजाम देने का, लेकिन मौके पर ही मंदिर के ट्रस्टी हो या सभी ने उनको पकड़ा यहाँ से, और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि भारी तादाद में पुलिस फोर्स पहुंची है, लेकिन ये साफ हो गया है कि अगर वो नॉर्मल व्यक्ति होता तो वो अपना आधार कार्ड नहीं बदल कर लाता, इसके साथ साथ वो अपना नाम नहीं बदलता, यहाँ तक श्री राम के नारे लगाकर वो अंदर मंदिर परिसर के नहीं उगता। तो यानी कि इसके पीछे की जो वजह है वो बहुत बड़ी है। हालांकि इसको आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और अब जो है साजिशन उसके पीछे क्या क्या है, कौन लोग जुड़े हुए हैं, किस तरीके के हैं, उन सभी को अब आगे की जांच की जा रही है। ऐसे में जो हिंदू संगठन है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, अखिल भारत हिंदू महासभा है, बजरंग दल है, सभी इस मंदिर परिसर में पहुंचे हैं और जो है हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। यहाँ तक मंदिर परिसर ने जो धर्म ध्वजा होती है उसको नीचे कर दिया है, और साफ तौर से धर्म ध्वजा को नीचे करने का मकसद यही है, नाराजगी है हिंदू संगठनों में कि इस तरीके की जो साजिश की गई है दंगा भड़काने की, तो इसके पीछे की जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आनी चाहिए, और जिससे कि ये तो आशीष, क्या कोई नाम निकलकर सामने आया है? कौन था? क्या उस व्यक्ति का नाम निकलकर सामने आया है, या कोई तस्वीर पुलिस प्रशासन के पास है, सीसीटीवी के जरिए, किसी के जरिए, जिससे ये पता लगाया जा रहा हो कि कोई व्यक्ति कौन था? जी, जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया वो तौफीक नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, जिसको गिरफ्तार किया गया है, और उसको पुलिस ने अपने अरेस्ट कर लिया है। अब पुलिस उससे जांच कर रही है, छानबीन कर रही है कि आखिर उसके पास नकली आधार कार्ड कहां से आया, क्यों उसने किस तरीके से वो अंदर घुसा, आखिर उसके पीछे वजह क्या थी, कौन लोग थे उसके पीछे। तो ये सभी मामलों को, चूंकि मूर्ति को खंडित करने का जिस तरीके से की गई है, सर से उसको खंडित किया गया है, जो हनुमान जी का ध्वजा होता है उसको खंडित किया गया है, तो ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है कि सुनियोजित तरीके की ये घटना थी, और जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये सभी लोग यहाँ हमारे साथ ट्रस्टी भी मौजूद हैं यहाँ पर मंदिर के, वो आ गए हैं। ये बताइए आप लोग को कब पता लगा कि क्या एकदम हो गया? नहीं, उसी समय 7:30 बजे उसी समय उसको पकड़ लिया गया था, और उसी समय उसको पकड़ के पुलिस को सूचना दी गई तुरंत चुस्ती के साथ। मेरे ख्याल से अपना नाम हम क्या बता रहा था? पहले वो शिवा बता रहा था, बाद में पुलिस ने जब पूछा तो तौफीक बताया उसने, तौफीक अहमद। वो अंदर आके कर रहा था नारेबाजी? नहीं, नारेबाजी नहीं, वो अंदर सामान्य रूप से दर्शन करने गया था, उसके बाद बाहर आके वो विग्रहों की तोड़फोड़ करी। और देखिए, ये जो भी लोग होते हैं इनकी कोई धर्म और जाति नहीं होती है, ये उनका काम होता है केवल एक माहौल बिगाड़ने का केवल काम होता है। मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन और अपील है कि इसको अन्यथा में कोई मुद्दा ना बनाए,
ये एक घटना है, ये एक दुर्घटना है और ये कहीं भी घटित हो सकती है। इसके पीछे कोई साजिश आपको लगता है? हाँ, साजिश है, निश्चित साजिश है। बात करते हैं बिहार से खबर को लेकर। टेरर फंडिंग मॉड्यूल को लेकर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। पटना, दरभंगा, हाजीपुर में एनआईए ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि पटना के फुलवारी, दरभंगा के उर्दू मार्केट और हाजीपुर में रियाज के घर एनआईए की टीम ने धावा बोला है। तो टेरर फंडिंग केस में 32 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हो रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के 32 ठिकानों पर छापेमारी, जहां पर पटना, दरभंगा, हाजीपुर, ये तमाम वो जगह जहां के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी का दौर लगातार जारी है। जुलाई में 26 लोगों के खिलाफ एनआईए ने एफआईआर की थी। पटना, दरभंगा, हाजीपुर में एनआईए की रेड देखने को मिली। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर पटना की है, दूसरी तस्वीर जो है वो हाजीपुर की है, जहां पर एनआईए की रेड लगातार जारी है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पटना, दरभंगा में एनआईए का छापा। आपको बता दें कि जुलाई में एनआईए ने 26 लोगों के खिलाफ टेरर फंडिंग का मुकदमा लिखा था। उस वक्त यूपी से लेकर बिहार तक छापेमारी हुई थी। पटना टेरर फंडिंग मॉड्यूल का खुलासा भी हुआ था। जिन संदिग्धों के ठिकाने पर छापा पड़ा, उन पर यह आरोप है कि ये गजवाए हिंद की प्लानिंग कर रहे थे। आतंकियों के मददगारों पर एनआईए का छापा। संदिग्धों से इनपुट के आधार पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बिहार में धावा बोल दिया। एनआईए की टीम सुबह 6 बजे के आसपास पटना के पास फुलवारी शरीफ पहुंच गई। फुलवारी शरीफ वो जगह है जहां से एनआईए ने संदिग्ध टेरर मॉड्यूलर पकड़े थे। फुलवारी शरीफ में अतर परवेज के घर छापेमारी हुई। संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर ही एनआईए ने ये छापा मारा है। एनआईए की एक टुकड़ी दरभंगा भी पहुंची। यहां 2 जगहों पर छापा पड़ा। उर्दू बाजार के लॉज में छापेमारी हुई। ये लॉज नूरुद्दीन जंगी के घर के पास है। नूरुद्दीन जंगी को इसी साल एनआईए ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। इस पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप है। नूरुद्दीन वकालत करता था। आतंकियों के लिए जमानदार का भी काम करता था। दरभंगा में दूसरा छापा सिंहवाड़ा इलाके में पड़ा। ये छापेमारी भी संदिग्धों से मिले इनपुट के आधार पर हुई। इसी साल जुलाई में एनआईए ने पटना टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। उस वक्त मोतिहारी, दरभंगा, पटना समेत 6 जिलों में छापे पड़े थे। उसी छापेमारी में अतर परवेज गिरफ्तार किया गया था। वो पटना में पीएफआई का संरक्षक था। 11 जुलाई को एनआईए ने अतर परवेज को पटना से गिरफ्तार किया था। इन सभी पर देश विरोधी गतिविधियों, टेरर फंडिंग का आरोप है। सुजीत झा, पटना, आज तक। और आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, एनआईए की छापेमारी और अलग अलग जगहों पर छापेमारी, जरा बताइए कि छापेमारी कैसे आगे बढ़ रही है और क्या कुछ अब तक इसमें निकलकर सामने आया है? देखिए शुभांकर, ये फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल है और इसको लेकर के एनआईए 32 जगहों पर बिहार में छापेमारी कर रही है। दरअसल ये जो पूरा टेरर मॉड्यूल है, ये भारत में गजवाए हिंद स्थापित करने का पूरा प्लान तैयार कर रहा था। साथ ही इसके यहाँ से जो एक आरोपी है, उसके यहाँ जब इससे पहले एनआईए ने छापेमारी की थी तो वहां से उसको 2047 का इस्लामिक राष्ट्र बनाने का भी कई जगहों पर पंपलेट भी मिले थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के एनआईए छापेमारी आज कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक मरगूब दानिश नाम का जो व्यक्ति है, उसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए हुए थे। व्हाट्सएप ग्रुप में जो चैटिंग हो रही थी, जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में 150 लोग शामिल थे और दूसरा जो व्हाट्सएप ग्रुप था शुभांकर, उसमें 100 लोग शामिल थे। इसमें जो आपस में चैटिंग हो रही थी वो विदेशों से हो रही थी, यानी कि भारत तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए ये बात हमने दर्शकों को दिखाई कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात थी, लेकिन आज जब 32 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है तो ये कितनी टीम है, कैसे कैसे छापेमारी शुरू हुई, कितने बजे शुरू हुई, क्या जानकारी आज छापेमारी को लेकर निकल कर आ रही है?
और देखिए एनआईए के जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी इस वक्त पटना में मौजूद हैं। एनआईए की जो ब्रांच है वहां से वो लोग पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। जो टीमें अलग अलग जगहों पर 32 टीमें निकली हैं, जिसमें 4 से 6 लोग एक टीम में शामिल हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इस टीम में जो लोग मौजूद हैं उनका सहयोग पैरामिलिट्री फोर्सेज की तरफ से भी किया जा रहा है। तो ये तमाम जगहों पर जो छापेमारी की जा रही है वो पूरे रेडिकल एलिमेंट हैं, जिनके संबंध किसी न किसी रूप में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से है। और इस बात को लेकर के जब एनआईए के पास उस व्हाट्सएप ग्रुप से जानकारी मिली तो उसके बाद उन्होंने ये पूरा प्लान किया और प्लान करने के बाद इस तरीके की छापेमारी इस वक्त बिहार में की जा रही है। एक बड़े स्तर पर जो छापेमारी का सिलसिला सुबह से ही शुरू किया गया था और अभी भी ये छापेमारी एनआईए की तरफ से की जा रही है। बताया जा रहा है कि कई जगहों से एनआईए को महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं, जिसके आधार पर वो पूछताछ करेगी और आगे बढ़ेगी। ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखिए, कोई बड़ी जानकारी आएगी तो आपके पास वापस हम आएंगे, आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। देश में इस वक्त राजनीति के कई फ्रंट एक साथ खुल गए हैं। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक 2024 के चुनावों की तैयारियां जो हैं वो जोर पकड़ रही हैं और इन्हीं तैयारियों के मद्देनजर अपनी अपनी मोर्चेबंदी चल रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा वाला फ्रंट, दूसरा नीतीश का विपक्ष जोड़ो फ्रंट और केजरीवाल का एलजी वाला फ्रंट। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहां पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग मोर्चों पर कोशिश की जा रही है कि विपक्ष की तरफ से अगुवाई करके सत्ता पक्ष के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। 3 तस्वीरें 3 अलग अलग दलों की, 3 ऐसे दलों की जिनके राजनेताओं की महत्वाकांक्षा है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना और विपक्ष की तरफ से अपने आप को सत्ता पक्ष के खिलाफ सबसे ताकतवर दिखाना। लेकिन सबसे पहले आपको राहुल गांधी की पदयात्रा वाले फ्रंट पर लेकर चलते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कांग्रेस की भारत यात्रा शुरू हो गई है और राहुल गांधी की पदयात्रा की विधिवत शुरुआत आज देखने को मिली। कांग्रेस का यह कहना है कि अगले 150 दिन यानी करीब 5 महीने तक राहुल गांधी सड़कों पर होंगे। वो लोगों से खुद को कनेक्ट करेंगे, मोदी सरकार पर हमला करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा, दिखाते हैं। कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने राजनीति के नए रास्ते पर कदम बढ़ाए हैं। कल भारत जोड़ो यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई थी। आज राहुल गांधी पद यात्रा पर निकल गए। ये नागरकोइल है जो कि कन्याकुमारी में आता है। लगभग 23 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी कवर करेंगे और यहाँ पे पूरा काफिला उनका कुछ इस तरह से बढ़ता हुआ लगातार कोशिश ये है कांग्रेस की ये संदेश देने की कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये आम जनता और नागरिकों की यात्रा है। यहाँ पे आप देखिए जगह जगह बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सारे यहाँ पे आपको नजर आएंगे। कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए पूरी ताकत लगा दी है, ये इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। कांग्रेसी नेताओं की पूरी पलटन इस वक्त कन्याकुमारी में डटी है। यात्रा को कामयाब बनाने का हर संभव इंतजाम हो रहा है। राहुल गांधी का जगह जगह स्वागत हो रहा है। कांग्रेस के लिए सुकून देने वाली तस्वीरें हैं। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। पीछे मेरे देख सकते हैं आपके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ में जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री है। सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं एक नाइटमेयर सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भीड़ एक्सपेक्टेड थी उससे ज्यादा ही जो है वो पहुंच गए। हमें भी यहाँ से कह रहे हैं कि कॉर्डर एरिया से बाहर निकली है जो डी है और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो निकल रही है। मैं कैंपर पर्सन दलवीर को बोलूंगी कि पीछे का आपको दृश्य दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सिचुएशन को मैनेज किया जा रहा है। यहाँ पे जितने कार्यकर्ता हैं वो लोग भी जो है यहाँ पर से काफी ज्यादा भारी तादाद में मौजूद हैं। राहुल गांधी की इस पद यात्रा पर राजनीति के जानकारों की नजर है, क्योंकि कांग्रेस ने एक नया प्रयोग किया है। दफ्तरी राजनीति के दायरे से बाहर निकलकर राहुल गांधी सड़क पर उतरे हैं। 150 दिन 3500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी मापने की तैयारी है। Millions and millions of Indian people are feeling the need of a Bharat Jodo Yatra. What is happening in the country that so many people, millions and millions of people, feel that there is a need to take an action
that brings India together. कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया है और उसी नाम पर बीजेपी ने सवालों की बौछार भी कर दी है। राहुल गांधी जी का अधिकार है वो क्या करें, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से पहले कई लोग पूछेंगे कि कांग्रेस छोड़ो यात्रा जो चल रही है तो उसको जोड़ने के लिए वो क्या कर रहे हैं। उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता छोड़ गए उन्हीं के नेतृत्व पर प्रश्न उठाते हुए। तो शायद कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि क्या राहुल गांधी जी पहले अपने पार्टी को संभाल लें, फिर बड़े बड़े विषयों के ऊपर में उसके बाद कुछ चिंतन कर सकते हैं। बड़ा हास्यपद बयान है। राहुल गांधी एक डिज्नी प्रिंस की तरह काम कर रहे हैं। सीबीआई, ईडी चोरों को पकड़ती है, देश के खिलाफ जो लोग काम करते हैं, देश के खजाने को लूटते हैं, वो पकड़ती है। तो आपको किस बात का डर सता रहा है? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है? सवाल है कि क्या कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का ये प्रयोग राहुल गांधी को किसी मंजिल तक पहुंचाने में कारगर होगा? क्या कांग्रेस को वो ऊर्जा, वो उत्साह मिल पाएगा जो उसे गिरकर खड़ा होने में मददगार हो सकेगा? कन्याकुमारी से सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।